हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख लें। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। यानी क्या है कि यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल जो है किसका प्राथमिक उत्पाद है? तो यूरिक अम्ल जो होता है ये पक्षी का उत्पाद होता है। प्राथमिक उत्पाद मतलब पक्षी जो उत्सर्जन करता है, यानी कि प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद नहीं उत्सर्जी, तो ये उत्सर्जन करता है तो ये पक्षी ये आपको यूरिया के रूप में करता है आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ जीव है उसका उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग देख लेते हैं। सीपी जो है, सीपी घोंघा होता है जो, ये एमिनो अम्ल के रूप में उत्सर्जी करता है। और सरीसृप जितना भी है ये आपको यूरिक अम्ल बनाता है। और स्तनधारी जितना भी यूरिया करता है। तो हम लोग भी जो है, मानव भी स्तनधारी में ही आता है। ये भी देखिए इसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद क्या है? तो यूरिया ही है। अब देखिए अस्थिल मछलियाँ, जितना भी अस्थि वाला मछली है सब अमोनिया का उत्सर्जन करता है। घोंघा जो है ये अमीनो अम्ल का, देखिए घोंघा सीपी एक ही समूह का है तो ये दोनों अमीनो अम्ल का करता है। कीट जो है आपको ये यूरिक अम्ल का, और उभयचर जितना भी है सारा अमोनिया करता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? इनकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है इस समय से किसका सर्वाधिक है? देखिए विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है ना कम चालक होगा। क्यों? कि देखिए चालकता जो होता है, चालकता ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो जब प्रतिरोधकता अधिक होगी, यानी कि इसका मान जब अधिक होगा तो ये अधिक होगा, तो यानी एक में हम किसी से भाग देंगे तो अधिक से, तो ये कम ही ना वैल्यू आएगा। तो यानी कि चालकता क्या होगा? तो कम होगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है तो ये कम होगा। यानी ये उल्टा होगा सीधे, ये अगर कम रहेगा प्रतिरोधकता तो उसका चालकता अधिक होगा। जैसे देखिए चांदी हो गया जो कि सबसे अधिक चालक है, तो इसका प्रतिरोधकता जो है आपको सबसे कम होता है। ठीक ना। और यहाँ देखिए आपको नाइक्रोम है तो नाइक्रोम का उससे अधिक होगा। यानी हमसे पूछा है कि सर्वाधिक चालकता किस में होगी। देखिए चांदी दिया हुआ है, तांबा, लोहा, नाइक्रोम। तो देखिए चांदी देखिए ये भी चालक है तो सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद देखिए तांबा है, उसके बाद देखिए लोहा और नाइक्रोम है। तो इसमें देखिए नाइक्रोम जो है इस सब में से कम चालक है। ठीक ना। तो सबसे कम चालक तो इसका जो प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता जो का सबसे अधिक होगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखता है तो उसका निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। देखिए उत्तल लेंस को बनाते हैं, ये है आपको उत्तल लेंस। अब देखिए ये है मुख्य अक्ष और ये देखिए आपको क्या है, तो ये प्रकाशिक बिंदु है। और ये देखिए ये बिंदु जो है ये आपको F1 है और इस साइड दूसरा फोकस जो होगा उसको F2 मानेंगे। अब देखिए ये जो है आपको वक्रता त्रिज्या वाला होता है पॉइंट, इसको 2F1 माना जाता है और इसको इस साइड वाला वक्रता त्रिज्या को 2F2 माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं। देखिए वस्तु को हम कहाँ रखें? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पर हम कहीं पर भी वस्तु को रख दिए तो इसका जो है आपको प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा? देखिए इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है ये जो है ना आपको ये लेंस के इस साइड ही बन जाता है। ठीक है ना, इस साइड ही बनेगा और इस साइड बनता है तो यानी क्या हुआ, तो ये आपको आभासी होगा और बड़ा बनेगा। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आभासी और बड़ा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
से निम्न संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसको हम विचार करते हैं। ये पहला कथन क्या कहा है, तो पहला कथन को हम सबसे पहले देखते हैं। पहला कथन कहता है कि तार से दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। देखिए ये तार है और इसमें जब विद्युत को हम प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, तो आपको एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। देखिए तार के दूरी के क्षेत्र पर जो है आपको ये संकेंद्रीय वृत्त के रूप में है, तो ये तो सही है। अब बी नंबर में कहा है कि चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, देखिए चालक से जब दूरी बढ़ेगा तो संकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक है, त्रिज्या भी बढ़ेगा, देखिए लंबा हो जाएगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक समान बल्ब 6 वोल्ट के बैटरी यानी कि 3 जो है एक समान बल्ब है जो कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है विद्युत परिपथ में, तो प्रवाहित धारा जो होगी वो 6 एम्पियर है। तो बैटरी द्वारा 6 शक्ति यानी हमको पी पूछा है। देखिए पी बराबर फार्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर वी आई होता है। तो वी आई यहाँ देखिए हमको ये क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट का है, तो यानी कि विभवांतर दे दिया, यानी कि वी का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 6 वोल्ट। और देखिए यहाँ प्रवाहित धारा यानी कि आई का वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 0.6 एम्पियर दिया है। तो यहाँ से हमको P बराबर क्या निकल जाएगा, वी का वैल्यू है 6 वोल्ट इंटू आई का वैल्यू है 0.6। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 6×6 = 36 और एक अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 3.6 वाट हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य। देखिए यहाँ अभिक्रिया हुआ है ZnO का कार्बन के साथ, और यहाँ देखिए Zn + CO2 बना। यहाँ आप एक चीज़ गौर कीजिए, Zn के साथ जो है ये ऑक्सीजन था इस साइड, और लेकिन इस साइड देखिए Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इस साइड देखिए कार्बन है, किसके साथ कार्बन है और कार्बन के साथ कुछ नहीं है। उस साइड देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ पे इस चीज़ गौर कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए आपको एक ऑक्सीकरण हो रहा है और अपकरण हो रहा है। देखिए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या में जो आपको वृद्धि आती है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या में जहाँ पर वृद्धि होता है तो इसे हम ऑक्सीकरण या इसको हम उपचयन कहते हैं। ठीक, और जहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आप जिंक के साथ क्या है ऑक्सीजन का कमी हुआ है, यानी कि जिंक का क्या हुआ है अपचयन हुआ है। अब देखिए ये कार्बन, देखिए कार्बन के साथ देखिए इस साइड क्या हुआ है, तब कार्बन में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई है। जब कार्बन ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हुई यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण हुआ या उपचयन होगा। ठीक, तो आप देखते हैं हम इसका पढ़ते हैं। एक नंबर का है कि जिंक का अपचयन हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जिंक से देखिए ऑक्सीजन हटा है तो ये इसका अपचयन हुआ है ना, तो ये सही है। देखिए दूम का है कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा है तो कार्बन का तो ऑक्सीकरण हुआ ही है, तो ये भी सही है। क्या है, तो ये भी सही है। अब देखिए 3 में कहा है कि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। देखिए जिंक का जब अपचयन हो गया तो यह ऑक्सीकरण तो संभव ही नहीं है, तो गलत है, यानी होगा तो कोई किस चीज़ में। अब देखिए 4 में कहा है कि कार्बन का अपचयन हुआ, नहीं कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ये भी गलत दिया हुआ है, यानी कि 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधी धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें स्थित जो एक सीधी धारावाही चालक होता है उस पर आरोपित बल जो होता है उसके बारे में हमको विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए कहा है ए नंबर में कि बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। गलत बात है, जो बल की दिशा जो होगी, जिस दिशा में ये चालक प्रवाहित हो उसकी दिशा पर तो निर्भर करेगा ही, ये तो गलत दिया हुआ है। अब देखते हैं बी नंबर का है कि बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्भर करती है जिससे चालन स्थित होता है। सही बात है, यह सही दिया, यानी कि ए गलत है और बी सही है, यानी कि केवल जो है आपको बी सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण, सबसे पहले समझिए अभिसारी दर्पण हम किसको कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण जो होता है ये होता है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण को ही जो है आपको अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण हम किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ लिए हैं अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो बनाइए अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये देखिए आपको फोकस दूरी है, सॉरी ये आपको कलय किया हुआ है दर्पण। उसके बाद देखिए ये आपको मुख्य अक्ष है, और ये देखिए आप क्या है, तो ये पी है, यानी कि ये ध्रुव है, और ये फोकस दूरी हुआ एफ, और फोकस दूरी से दुगुना लंबाई पर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या, जो कि सी से डिनोट करते हैं इसको,
वक्रता त्रिज्या वाला बिंदु को। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या हमको दिया हुआ है, वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने हम 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। इसका फोकस दूरी कितना है, तो ये 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये 40 सेंटीमीटर होगा कहाँ, तो ये नहीं फोकस है पर है हमको 20 सेंटीमीटर और इसका दुगुना होगा 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर हम रखे हैं वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, तो वक्रता त्रिज्या पर रखे हैं। तो ये आपको 40 सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपको माइनस में और ये भी हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखिए दर्पण की इस साइड रखे हैं। तो अब देखिए जब भी देखिए अवतल दर्पण जो होता है, इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और ये कैसा बनता है, तो ये वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होगा, बराबर आकार का होगा, ठीक, बराबर आकार का, यानी कि इसका आवर्धन जो है पहले जितना था उतना ही होगा। यानी कि आप देख लेते हैं हम इसको, तो यहाँ देखिए आपको हमको क्या दिया हुआ है, यू, ये हो गया यू -40 सेंटीमीटर। तो यू बराबर क्या हो गया, -40 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए आपको हमको भी यही हो जाएगा, भी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी को ही भी कहते हैं। तो भी बराबर ही भी -40 सेंटीमीटर ही होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है आपको इसका बना है इस साइड, यानी कि दर्पण के बाईं ओर बना है, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, एम बराबर दर्पण में -v/u होता है। आपको देखिए माइनस और भी देखिए आपको कितना है, तो -40 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, तो माइनस ये और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +40। अब बटा में देखिए यू हो जाएगा, यू जो है -40 दिया हुआ है तो -40। देखिए दोनों को काट देंगे, 40 कट जाएगा, देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपको -1 आ जाएगा। यही इसका आवर्धन है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं कथन। पहला कथन का है कि न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। जिस टाइम जो न्यूलैंड ने दिए थे अष्टक नियम, तो उस टाइम जो है टोटल 56 तत्व थे और 56वां तत्व कौन था, तो ये था आपको थोरियम, ठीक है, ये था थोरियम था। अब देखिए ये इसका मतलब ये कथन सही है, तो 1 नंबर सही हो गया। दूसरे में कहा है कि न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व से में जो है पहले के समान गुण मौजूद होते हैं। तो न्यूलैंड जो अष्टक बनाए थे, जो कि संगीत के स्वर सारे गामा पर आधारित था, तो उसमें उन्होंने ये ही कहा था कि जो पहला तत्व है उसका गुण जो है आपको 8वां तत्व के समान होगा। और ये जो है आपको मात्र कैल्शियम तक ही सजा पाए थे ऐसा गुण के हिसाब से। तो कैल्शियम कितना होता था, 20 होता था, यानी कि ये भी सही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी कि सही उत्तर चयन कीजिए। तो 1 और 2 दोनों सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि C6H6 डैश की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। C6H6 जो है ये आपको साइक्लो एल्केन का है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइक्लो एल्केन। देखिए कोई भी समजातीय श्रेणी होता है तो यानी कि 2 समजातीय श्रेणी है, तो उसके बीच जो है दो, यानी कि 2 कर्मागत समजातीय श्रेणी होना चाहिए। तो उसके बीच के कर्मागत श्रेणी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है CH2 या तो 14 के बराबर होता है इसका अंतर, ठीक। तो इसका उत्तर आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि महिला में जब यौवना प्रारंभ होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रारंभ होता है, तो पहला बार जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रजो दर्शन। क्या कहते हैं उसको, रजो, उसको क्या कहते हैं, तो रजो दर्शन कहते हैं, ठीक। और जो अंतिम वाला होगा उसको कहते हैं रजोनी वृत्ति, ठीक। क्या कहते हैं उसको, अंतिम वाला को, तो अंतिम वाला को कहा जाता है रजोनी वृत्ति कहा जाता है, ठीक। और मानव में जो होता है, महिलाओं में कब तक होता है ये मासिक धर्म, तो ये जो है स्टार्टिंग होता है आपको 12 से 13 साल के उम्र में स्टार्टिंग हो जाता है, और ये आपको 45 से 50 साल तक होते रहता है, ठीक ना, 45 से 50 साल तक ये होता है, ठीक। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, हमसे क्या पूछा है कि पहला मासिक धर्म जो होगा उसको कहते हैं रजो दर्शन। तो रजो दर्शन देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पहचान करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ विधि है जिससे कि मदद कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ देखिए क्या कहा है कि निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों का उत्पादन वृद्धि होगा। देखिए हम कुछ आधार पर
प्रयोग करके जो है कोई भी अपशिष्ट निकला, ज़्यादा कचरा निकला, तो उस पर हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन कुछ कारक है जिस पर कि हम, जिससे और क्या होगा, और बढ़वे करेगा, उसे रोकने लगेगा। तो देखिए कौन सा कारक है, देखिए एम का है कि उपयोग की गई वस्तुओं को दान कर देना। जैसे कोई वस्तु उपयोग कर दिए तो उसका हमको अब यूज़ नहीं है, तो जिसको यूज है उसको हम दान कर दिए, यानी कि उसका यूज़ हो गया, और वो जो है आपको उस चीज़ को खरीदेगा नहीं ना। इसका मतलब क्या हो, जो इसके लिए ये जो है हमारे लिए अपशिष्ट ही हो गया, तो ये अपशिष्ट का तो हो गया, अब क्या गया, कम हो गया, अपशिष्ट के उत्पादन में कम हो गया। जो कोई यूज कर रहा है तो अपशिष्ट नहीं रहा है, तो यानी कि ये सही है, इससे हम कर सकते हैं अपशिष्ट को नियंत्रण। बीम का है कि टीन फाइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवेल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करके, तो देखिए इसका हम उपयोग करेंगे तो ये सब तो बाद में जब हम मेरे यूज़ लायक नहीं रहेगा तो इसको हम फेंक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपशिष्ट हो जाएगा। तो ये तो और बढ़ाएगा, तो यानी कि ये बढ़ाएगा, तो हम क्या पूछाएगा, अपशिष्टों का उत्पादन वृद्धि करेगा, हम वृद्धि वाला पूछवे किया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक ना। देखिए ए नंबर क्या होगा, वो वृद्धि नहीं करता है। देखिए सी नंबर को देख लेते हैं, खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। देखिए जब कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो उस टाइम जो है हमको कपड़े या जूट के थैला का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए कपड़ा या जूट का थैला जो होता है ये आपको बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, यानी कि ये वायुमंडल में आने के बाद ये सड़गल के नष्ट हो जाता है और ये बचा हुआ नहीं था। लेकिन देखिए टीन का फाइल हो गया, प्लास्टिक रैपर हो गया, और उसके बाद प्लास्टिक का जीप बैग वाला चेन हो गया, ये सब जो आपको नहीं गलता है, ठीक है, ये वो ज्यों का त्यों पर आ रहा था, ये आपको अपशिष्ट बना ही रहता है, इसका हम यूज करेंगे तो ये बचेगा। अब देखिए खाली कंटेनर और बोतलों का पुनः उपयोग करके, कोई भी खाली कंटेनर है उसको हम फेंकेंगे नहीं, यूज करेंगे, तो इनका भी उत्पाद को नियंत्रण हुआ है, ठीक, तो ये भी सही है। तो यहाँ हमको उत्तर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम क्या है, उस पार्ट में जो वृद्धि करेगा ये आपको नियंत्रण कर रहा है ये सब, लेकिन बी नंबर नियंत्रण नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संकर संक्रमण डैश विभिन्न संकरणों की विशेषता वाले दो पौधों को संयोजन करता है, यानी कि एक संकर वाला क्या होता है, इसमें दो विभिन्न संकरण वाला होता है। जैसे देखिए ये दूसरा किस्म का है और ये दूसरा किस्म का है, तो ये दोनों मिल करके ना संकर बनाता है, तो ये क्या होता है, तो ये पर संकरण में क्या होता है, आपको दूब मिलता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार तत्व है PQRS और उसके परमाणु क्रमांक हमको क्रमशः दे दिया है 2, 6, 13, 18। तो निम्न में से युग्म को कौन सा समान संयोजकता वाला, देखिए समान संयोजकता वाला कौन होता है, जो समान समूह का होगा, समान वर्ग का जो भी होगा, तो समान का उस सारा का संयोजकता सेम होता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो देखिए एक तत्व हमको कौन कौन सा दिया, चार तत्व में P तत्व दे दिया जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, P का तो 2 है। एक हमको Q तत्व दे दिया है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, ये 6 है। उसके बाद हमको R दे दिया है, तो R का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 13 है। उसके बाद कौन सा दिया है, तो S दिया है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो ये 18 है। देखिए जब इस सब का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 है, तो ये 2 ही रह जाएगा, क्योंकि पहला कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कि पहला कक्षा ये पूर्ण है, ठीक, पहला कक्षा पूर्ण है, ना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ना ही ग्रहण करेगा, तो इसका संयोजकता क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि संयोजकता क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब देखिए इसका देखिए 6 दिया हुआ है, तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका 2, 4। अब देखिए इसको जो ये अपना अष्टक पूरा आएगा, यानी कि अपना कोष को ये पूरा करेगा, इसके लिए इसके पास कितना और चाहिए, या तो ये इसको चाहिए और आपको 4 चाहिए, यानी क्या हुआ, तो इसका संयोजकता 4 होगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करेगा। अब देखिए 13 वाला का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, देखिए 2, 2, 8 और 3, यानी क्या हुआ, देखिए इसको कोई भी ग्रहण करेगा तो इसको 5 चाहिए, लेकिन ये त्यागने में क्या होगा कि जल्दी ही अकेला ही त्याग देगा, 3 को ही इसको त्यागना होगा, तो यह त्यागना आसान है, तो यानी कि कितना त्यागेगा ये, तो 3 त्यागेगा, तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। अब देखिए 18 वाला है, तो इसको देखिए 2, 8, 8 तो 10, 8, 18, देखिए ये जो है आपको लास्ट वाला कोष जो है देखिए पूरा ही है, 8 गो होता है, तो तीसरा कोष में तो ये पूरा ही है, यानी क्या हुआ, ये ना ही त्याग करेगा ना ही ग्रहण करेगा, तो इसका संयोजकता 0 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, हमसे यही पूछा है कि समान युग में समान संयोजकता वाले तत्व हमको चाहिए, तो समान संयोजकता देखिए P है और S है, दोनों का संयोजकता 0, 0 है, और ये दोनों क्या है, तो अक्रिय गैस है, देखिए 2 है आपको हीलियम है, और ये भी अक्रिय गैस है, तो ये देखिए P और C हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। देखिए मनुष्य में जो होता है यूरिया चक्र, यूरिया का जो है अमोनिया का जो है यूरिया में बदलता है। देखिए अमोनिया, देखिए इसका अवशिष्ट क्या होता है मानव का, तो अमोनिया होता है, ठीक, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, अमोनिया बहुत ही जहरीला होता है, और इसको जो है आपको लीवर में ही अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, अमोनिया को
यूरिया में जो है आपको लीवर में ही बदला जाता है। तो लीवर में इसको जब बदलता है तो ये क्या हुआ, यहाँ पर यूरिया चक्र हुआ। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को अगर हम 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो किस प्रकार का होगा। देखिए 4 डायोप्टर हमको क्षमता दिया, यानी पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी और एफ के बीच क्या संबंध होता है, तो पी बराबर होता है आपको 1/f, 1/f होता है। जब हम f को निकालेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। यहाँ p जो है आपको क्या दिया हुआ है, तो p का मान जो है आपको SI में दिया हुआ है, ठीक है ना। SI यानी इसका डायोप्टर होता है, क्षमता का SI मतलब डायोप्टर होता है। तो यहाँ भी हमको फोकस दूरी कितने निकलेगा, तो SI में निकलेगा, यानी कि मीटर में निकलेगा। तो यहाँ हम देखिए और मान देखिए आपको मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया, तो और सेंटीमीटर में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो 1/p, p कितना है, तो 4 डायोप्टर, और इसको ये मीटर में निकला तो इसको सेंटीमीटर बताने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 4 से कटेगा ये 25 बार में कितना हो गया, ये 25 सेंटीमीटर आया, जो कि आपको प्लस में आया। तो प्लस क्या दर्शा रहा है, ये जो है आपको लेंस जो है आपको उत्तल लेंस है। प्लस क्या दर्शा रहा है, तो ये लेंस आपको उत्तल लेंस है। यानी कि उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, देखिए आपको फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी हमको निकला 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जब हम उत्तल लेंस में जो है वस्तु को फोकस दूरी से इस साइड रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो कौन सा प्रक्षेपण सत्य होगा, ठीक है। देखते हैं, लेड नाइट्रेट है, ठीक। तो लेड नाइट्रेट होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपको PbNO3 का होल ट्वाइस, यही हो गया आपको क्या चीज़, तो लेड नाइट्रेट हो गया, ठीक है ना। जब इसको हम क्या कहें तो पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड आई हो गया, यानी कि KI के साथ जब हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, तो ये आप देखिए हमको क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपको PbI2 प्लस 2KNO3 बना लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कहा है, देखिए रिएक्शन ये बन गया, ठीक। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसका हम ऑप्शन देखते हैं, क्या कहा है कि इनमें से कौन सा प्रक्षेपण सत्य होगा, यानी कि सत्य होना चाहिए। कोई विक्रिया नहीं होगा, तो विक्रिया तो हुआ, ये गलत है। ये विक्रिया हुआ तभी तो PbI2 और KNO3 बना है, तो ये गलत हो गया। बीम कहा है कि लेड आयोडाइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, नहीं, लेड आयोडाइड जो होता है PbI2 इसका एक पीला अवक्षेप बनता है, ठीक। तो ये गलत हो गया। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ये भी गलत है। डीम का है कि लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है, ठीक है। लेड आयोडाइड का क्या बना है, तो पीला अवक्षेप बना है, यही सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, धोवन सोडा का यूज क्या नहीं, इसको हमको देखना है। एक नंबर में कहा है कि कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, ठीक है, कांच, साबुन हो गया, कागज हो गया, इस सबका जो है आपको विनिर्माण के लिए हमको धोवन सोडा का प्रयोग होता है, सही है। दूम का है कि सोडा एसिड अग्निशामक में, देखिए सोडा एसिड जो अग्निशामक है इसमें धोवन सोडा का यूज नहीं होता है, इसमें किसका होता है, तो इसमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है। तो यही तो गलत दिया होगा, ये आपको हमको धोवन सोडा के बारे में पूछा तो गलत है। अब देखिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, सही बात है, धोवन सोडा का यूज किसमें होता है, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। देखिए धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है, ये होता है आपको Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी कि हम कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि उपयोग में नहीं है, यानी कि 1 और 3 उपयोग में है, लेकिन उपयोग में कौन नहीं है, तो 2 नहीं है, ठीक। 2 नहीं है तो हमसे यही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हमसे पूछा है कि धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, यहाँ ये दोनों तो उपयोग है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 प्रतिरोध है, एक है 10 ओम का, दूसरा है 15 ओम का, दोनों को समांतर क्रम में संयोजित है और इस संयोजन में 3 वोल्ट के बैटरी संयोजित किया गया। तो बैटरी से प्रवाहित होने वाला धारा का मान हमको पूछा है। अब देखिए कैसे है, तो इसको हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा है, तो ये 10 ओम का प्रतिरोध है, एक 10 ओम का प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है जो कि कितना है, तो ये 10 ओम का है, और एक दूसरा प्रतिरोध है, एक और दूसरा प्रतिरोध है बी, जो कि है आपको 15 ओम का,
15 ओम का प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में ठीक है। और इस संयोजन में 3 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया जाता है। इसको जो है हम 3 वोल्ट के बैटरी से संयोजन कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये कितना है, तो ये 3 वोल्ट के बैटरी से संयोजित है। यहाँ हमसे बैटरी में प्रवाहित होने वाला धारा पूछा है, तो सबसे पहले धारा निकालने के लिए हमको आर पता होना चाहिए। दो आर है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आर तो समान होता नहीं है। तो देखिए इसका हम आर समतुल्य सबसे पहले निकालते हैं, तो आर समतुल्य क्या आ जाएगा, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो 1/r1, R1 है 10 प्लस 1/r2 जो कि 15 है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 30 आएगा एलसीएम। और देखिए यहाँ 3 10 दिए हैं 30, तो यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, और प्लस 15 दूनी 30 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 5, 5/30 होगा। क्या होगा, 5/30 जो है ये आपको 1/r इक्विवेलेंट का मान आया। तो इसको देखिए हम 5 से काट देंगे तो 5 6 के 30 यानी 1/6 आ गया, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना है, 1/6 आ गया, ठीक है ना। 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 1/6 आ गया। तो यानी कि आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल आर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए हमको आर मालूम हो गया, और ये क्या है, तो ये विभवांतर यानी कि वी का वैल्यू है, और ये हमको आर का वैल्यू है। तो यहाँ से हम धारा निकाल लेंगे, ओम के नियम से वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से हमको धारा निकालना है, यानी कि आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वी बाय आर हो जाएगा। तो वी का वैल्यू हमको 3 वोल्ट दिया हुआ है, और आर का वैल्यू 6 वोल्ट 6 ओम। तो 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 निकलेगा, ठीक है ना, 1/2 एम्पियर। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं दशमलव में, तो 0.50 एम्पियर कर सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। क्या है, कोई अवतल दर्पण है, लेते हैं अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण, पीछे इसका कलई किया हुआ है, यह है इसका मुख्य अक्ष, और ये बिंदु जो है दर्पण रहता है, तो ये पोल होता है यानी ध्रुव होता है, और ये होता है आपको फोकस, और फोकस से दुगुना लंबाई पर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या होता है। और इधर देख लीजिए, तो इधर आप आगे बढ़ करके अनंत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव, यानी जब हम फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखते हैं, क्या कर रहा है, ध्रुव से बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति किसी वस्तु पर बनेगा, और कैसा होगा, देखिए ये जो है प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा, तो ये जो है दर्पण के पीछे बनेगा। रखें वस्तु को फोकस और पोल के बीच, तो ये वस्तु बनेगा आपको दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और बड़ा आकार का बनेगा, जो इतना आकार का है उससे ये बड़ा आकार का आपको दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है, दर्पण के पीछे और बड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी से भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण होता है। सही बात है। ये देखिए पीओपीस जो होता है प्लास्टर होता है, तो उसमें क्या होता है, पानी के साथ मिला दिया जाता है, उस टाइम देखिएगा तभी ये नरम होता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये पानी भिगोते हैं, और ये क्या होता है धीरे धीरे अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है, ताकि पैर को जो हिलने उलने इधर नहीं देता है, तो इस कारण से इसका होता है प्रयोग। अब देखिए ये सही हो गया। अब 2 नंबर का है कि वायुरोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन, जहाँ पर हमको वायु को रोकना है, यानी कि वायु को रोधन करना है, तो उस वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए, वायु का जो अंतराल है उसको हमको सील करना है, इनको हमको रोकना है, यानी वायुमंडल को सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे। सही बात है। क्योंकि देखिए जब ये जम जाता है तो ये वायु को भी आर पार नहीं होने देता है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, यानी कि दोनों कथन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की जड़ें जो होती है ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, पौधे के जड़ जो होता है जड़ वो कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, तो ये आपको मिट्टी के कणों में मौजूद वायु अवकोशों द्वारा, यानी कि मिट्टी के कण में कुछ वायु का अवकोश होता है, अवकाश होता है, ठीक है ना, उसी के द्वारा जो है ये आपको ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ड से जुड़ जाएं, और पिछला वीडियो के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।